हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। घाटशिला उपचुनाव आज 20 राउंड की काउंटिंग के बाद आएगा विजयी प्रत्याशी का नाम, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव का परिणाम आज 14 नवंबर को आएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 20 राउंड में वोटों की गिनती होगी। काउंटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के घाटशिला विधानसभा के उपचुनाव का परिणाम आज शुक्रवार 14 नवंबर को आएगा। आपको बता दें कि घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में कुल 300 मतदान केंद्र बनाए गए थे। 11 नवंबर को हुए मतदान में 74.63% मतदान हुआ है। कुल 13 प्रत्याशी हैं, जिनमें एक महिला प्रत्याशी शामिल हैं। सभी के भाग्य का फैसला आज 14 नवंबर को वोटों की गिनती के बाद सामने आएगा। भाजपा और जेएमएम प्रत्याशी के बीच कड़ा मुकाबला है। चुनावी प्रक्रिया के बाद मतगणना को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्नल सत्यार्थी ने बताया है कि ऑपरेटिव कॉलेज में मतगणना होगी। सुबह 8 बजे तक पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। मतगणना के लिए कुल 15 टेबल लगाए गए हैं, जहां कड़ी निगरानी में मतगणना होगी। उन्होंने बताया कि मतगणना 20 राउंड में होगी। झारखंड स्थापना दिवस पर मोरहाबादी मैदान में 2 दिवसीय भव्य महोत्सव, ड्रोन शो और झारखंड की गौरव गाथा होगी प्रदर्शित। झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर इस वर्ष राज्य अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है। इस मौके को यादगार बनाने के लिए रांची के मोरहाबादी मैदान में 15 और 16 नवंबर को 2 दिवसीय भव्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। रांची के डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने बताया कि 15 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर 2 बजे से होगी। वहीं 16 नवंबर को पहली बार झारखंड में जतरा का आयोजन किया जाएगा, जो डोरंडा से शुरू होकर कचहरी चौक होते हुए जेल पार्क में समाप्त होगी। इस जतरा में करीब 4000 कलाकार शामिल होंगे। इसके अलावा 16 नवंबर की शाम मोरहाबादी में भव्य ड्रोन शो का आयोजन होगा, जिसमें बिरसा मुंडा की जीवनी और झारखंड की समृद्ध संस्कृति को आकर्षक दृश्यों के माध्यम से दिखाया जाएगा। दूसरे दिन आयोजित होने वाले महोत्सव में झारखंड सरकार के सभी विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां आम जनता को सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों और नई पहलों की जानकारी दी जाएगी। इस अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और दिशोम गुरु शिबू सोरेन के जीवन पर आधारित विशेष प्रदर्शनी लगाई जाएगी। पुणे में 25 गाड़ियां टकराई, 9 लोगों की मौत, कार और कंटेनर में लगी आग, ट्रक का ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा। पुणे के बाहरी इलाके में नवले ब्रिज के पास गुरुवार शाम एक ट्रक का ब्रेक फेल होने से 20 से 25 गाड़ियां आपस में टकरा गई। ट्रक और कंटेनर के बीच में फंसी एक कार में आग लग गई। हादसे में कार सवार 5 लोग और ट्रक ड्राइवर समेत 9 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में करीब 20 लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक हादसा पुणे नासिक हाईवे पर भोरगांव के पास हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह से कंटेनरों के बीच दब गई और आग लगने से कुछ ही सेकंड में ही जो लिफ्टों में घिर गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह से कंटेनरों के बीच दब गई और आग लगने से कुछ ही सेकंड में लपटों में घिर गई। मृतकों की पहचान की जा रही है। हादसे के बाद करीब 1 घंटे तक हाईवे पर ट्रैफिक प्रभावित रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधियों का हल्ला बोल, 8 सूत्री मांगों को लेकर राजभवन के समक्ष दिया धरना। झारखंड प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधि संघ ने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार को राजभवन के समक्ष जोरदार धरना दिया। इस आंदोलन में राज्य भर से सैकड़ों मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, प्रमुख, उप प्रमुख, वार्ड सदस्य और जिला परिषद प्रतिनिधि शामिल हुए। जनप्रतिनिधियों ने सरकार पर पंचायत व्यवस्था की अनदेखी करने का आरोप लगाया और कहा कि 3 साल बीत जाने के बाद भी पंचायतों को 15वें वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग की राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। कहा कि राज्य गठन के 25 साल बाद भी गांवों को सशक्त नहीं किया गया है। सत्ता में आने से पहले हर दल पंचायत सशक्तिकरण की बातें करता है, लेकिन सत्ता में आने के बाद वादे भूल जाता है। संघ ने कहा कि जब तक सरकार पंचायतों को उनका अधिकार नहीं देती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही संघ के नेताओं ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि मांगे जल्द नहीं मानी गई तो राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा।
गुमला में 2 ट्रैक्टर की टक्कर, एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। धान लेकर आते वक्त हुआ हादसा। गुमला जिले के बसिया थाना क्षेत्र के रामगढ़ी के पास गुरुवार को 2 ट्रैक्टरों की आपस में टक्कर हो गई। इस हादसे में रामगढ़ी डुमर टोली निवासी 22 वर्षीय बुद्धू उरांव की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तत्काल 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल 20 वर्षीय रोशन उरांव पिता राजू उरांव को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए गुमला सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घायल रोशन के पिता राजू उरांव ने बताया है कि बुद्धू और रोशन एक ट्रैक्टर से धान लेकर आ रहे थे। इसी दौरान दूसरे ट्रैक्टर से उनकी टक्कर हो गई। पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिम्स में मरीजों को मिलेगा 2 दिन चिकन, 2 दिन अंडा और 2 दिन पनीर। रांची रिम्स में अब कोलकाता की कंपनी रो एंड घोष एजेंसी मरीजों को खाना परोसेगी। रो एंड घोष कंपनी को रिम्स में मरीजों को खाना परोसने का जिम्मा सौंपा गया है। वर्तमान मेन्यू से खाने में बदलाव किया गया है। नई एजेंसी के आने के बाद मरीजों को दोपहर में 2 दिन चिकन, 2 दिन अंडा और 2 दिन पनीर परोसा जाएगा। मरीजों को खाना खिलाने के लिए प्रति मरीज प्रतिदिन के हिसाब से 21 रुपये बढ़ाया गया है। वर्तमान में चिकन का संचालन करने वाले जाना इंटरप्राइजेज को प्रतिदिन प्रति मरीज के हिसाब से 129 रुपये दिया जाता है। वर्तमान टेंडर में हुए निर्णय के हिसाब से अब प्रतिदिन प्रति मरीज के हिसाब से 150 रुपये का भुगतान किया जाएगा। बता दें कि 1 सप्ताह या 10 दिनों के अंदर नई एजेंसी अपने हाथ में संचालन का जिम्मा ले सकती है। रिम्स में भर्ती मरीजों को 5 वक्त का मील उपलब्ध कराया जाएगा। नाश्ता, दोपहर का खाना और रात के खाने के अलावा मॉर्निंग और इवनिंग स्नैक्स भी उपलब्ध कराया जाएगा। पिछली एजेंसी के मेन्यू के अलावा इस बार के मेन्यू में इवनिंग स्नैक्स में कुछ आइटम्स जोड़े गए हैं। अब शाम के स्नैक्स में मरीजों को बेसन का चिल्ला भी मिलेगा। लिक्विड डाइट में मरीजों को दाल पानी, नींबू पानी के अलावा नारियल पानी भी दिया जाएगा। धनबाद में 5वीं कक्षा के छात्र की संदिग्ध स्थिति में मौत, सहपाठियों पर पिटाई का आरोप। धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र मंजूडा राय की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। परिजनों का आरोप है कि सहपाठियों की पिटाई से मंजूडा की मौत हुई है। इलाज के दौरान छात्र की मौत के बाद परिजनों ने स्कूल के शिक्षकों पर बच्चों की देखभाल में लापरवाही का आरोप लगाया है। घटना के लिए स्कूल के शिक्षक को जिम्मेदार ठहराया है। मृत छात्र के परिजनों ने इस बाबत स्कूल के शिक्षकों और मारपीट करने वाले सहपाठियों के खिलाफ गोविंदपुर थाना में शिकायत की है, जिसके आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इस संबंध में मृत छात्र की मां चंपा राय ने कहा है कि बेटा स्कूल जाना नहीं चाहता था, उन्होंने अपने पुत्र को जबरन स्कूल भेजा था। मां का आरोप है कि कक्षा के ही 2 छात्र अक्सर उनके बेटे की पिटाई करते थे। 1 सप्ताह पहले भी बेटे के साथ स्कूल के बाथरूम में मारपीट की गई थी। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में उन्होंने पूर्व में स्कूल के शिक्षक को मारपीट को लेकर शिकायत की थी, लेकिन शिक्षक के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा है कि अगर शिक्षक के द्वारा कार्रवाई की जाती तो शायद आज उनका इकलौता बेटा जिंदा होता। मां ने स्कूल के शिक्षकों और सहपाठियों पर कार्रवाई की मांग की है। पाकुड़ में आदिवासी समाज की जनाक्रोश रैली, सूर्या हासदा एनकाउंटर की सीबीआई जांच और कुर्मियों को एसटी सूची में शामिल करने की मांग का विरोध। संथाल परगना समन्वय समिति के बैनर तले गुरुवार को पाकुड़ में आदिवासी जनाक्रोश रैली किया गया, जिसमें जिले के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों से आए हजारों आदिवासी समाज के लोग, छात्र, युवा, बुद्धिजीवी तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों ने पारंपरिक हथियारों, वेशभूषा और नारों के साथ एकजुट होकर भाग लिया। रैली का उद्देश्य सूर्या नारायण हासदा प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग और कुर्मी महतो समुदाय को एसटी सूची में शामिल किए जाने की मांग का पुरजोर विरोध करना था। रैली लड्डू बाबू बागान से प्रारंभ होकर हरिन डांगा बाजार होते हुए उपायुक्त कार्यालय पाकुड़ पहुंची, जहां एक सभा के बाद कार्यक्रम का समापन हुआ। मौके पर 2 महत्वपूर्ण दस्तावेज जो सूर्या नारायण हासदा प्रकरण की सीबीआई जांच हेतु मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र और कुर्मी महतो समुदाय को एसटी में शामिल करने के विरोध में राष्ट्रपति के नाम याचना पत्र उपायुक्त के माध्यम से भेजे गए। गुमला में सड़क हादसा, 20 वर्षीय युवक की मौत, बाइक डिवाइडर से टकराई, साथी गंभीर रूप से घायल। मेले से लौटते समय हुआ हादसा। गुमला जिले के कामडारा थाना क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में 20 वर्षीय युवक सुखदेव सिंह की मौत हो गई। इस हादसे में उसका 22 वर्षीय साथी थिलियन सुरीन गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। सूचना मिलने पर एसआई विनय कुमार महतो मौके पर पहुंचे। उन्होंने मृतक सुखदेव के शव का गुरुवार को पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है।
मृतक के पिता रमेश सिंह ने बताया कि सुखदेव और थिलियन एक बाइक पर सवार होकर कुम्हारी में इंद मेला देखने गए थे। मेले से लौटते समय बानागुट्टू के पास अचानक एक कुत्ता सामने आ गया। कुत्ते को बचाने के प्रयास में बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। इस दुर्घटना में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां सुखदेव सिंह को मृत घोषित कर दिया गया। झारखंड स्थापना दिवस पर मुख्य समारोह में सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता इंतजाम। रांची के मोरहाबादी मैदान में 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाले मुख्य समारोह की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा को लेकर 1000 पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी। सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए रांची में 3 IPS, 6 DSP सहित कई अधिकारियों की तैनाती की गई है। झारखंड पुलिस के प्रवक्ता सह IG अभियान डॉक्टर माइकल राज ने गुरुवार को बताया कि स्थापना दिवस कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त बलों को तैनात किया जा रहा है। वैसे तो मुख्य समारोह रांची के मोरहाबादी मैदान में दोपहर बाद होना है, लेकिन सुरक्षा को लेकर सुबह 6 बजे से ही जवान मुस्तैद रहेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर शहर भर में 1000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की जाएगी। सुरक्षा में 3 IPS, 6 DSP, 40 इंस्पेक्टर और 80 दारोगा को भी लगाया जा रहा है। मोरहाबादी स्थित मुख्य आयोजन स्थल की सुरक्षा 3 लेयर में होगी। इसके अलावा बम निरोधक दस्ता, जैप, ATS और झारखंड जगुआर की टीम को भी तैनात किया जाएगा। सुरक्षा में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न न हो, इसे देखते हुए पूरे शहर की निगरानी CCTV से की जाएगी। साथ ही सादे लिबास में भी पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी। समारोह स्थल पर जाने वाले हर वाहनों को चेकिंग के बाद ही स्थल तक जाने दिया जाएगा। संरक्षित वन क्षेत्रों के 1 किलोमीटर के दायरे में माइनिंग नहीं, झारखंड के सारंडा वन क्षेत्र पर आदेश का पड़ेगा प्रभाव। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। देश भर में अब राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के 1 किलोमीटर दायरे में किसी भी तरह की खनन गतिविधि नहीं की जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस संबंध में बड़ा आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि खनन गतिविधियां वन्य जीवों के लिए गंभीर खतरा है, इसलिए इन्हें पूरी तरह से रोकना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए कहा है कि पहले यह प्रतिबंध केवल गोवा राज्य के लागू था, जिसे अब पूरे देश में लागू किया जा रहा है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि यह अदालत लगातार यह मानती रही है कि वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान से 1 किलोमीटर के भीतर खनन गतिविधियां वन्यजीवों के लिए खतरनाक है। इस दौरान अदालत ने झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित सारंडा क्षेत्र से संबंधित याचिकाओं पर भी विचार किया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि सारंडा क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया जाए। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस इलाके में रहने वाले आदिवासियों और वनवासियों के अधिकार वन अधिकार अधिनियम के तहत सुरक्षित रहेंगे। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि सारंडा क्षेत्र में मौजूद स्कूल, रेल लाइन, स्वास्थ्य केंद्र और अन्य सार्वजनिक संस्थान यथावत रहेंगे। उन पर किसी तरह की रोक नहीं होगी, लेकिन इस क्षेत्र में किसी भी रूप में खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी। धनबाद के गोविंदपुर में 330 करोड़ से बनेगा एलिवेटेड फ्लाईओवर, सांसद ने किया शिलान्यास। धनबाद के लोगों को बड़ी सौगात मिली है। गोविंदपुर में NH-19 पर बनने वाले 5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड फ्लाईओवर का सांसद ढुलू महतो ने गुरुवार को शिलान्यास किया। करीब 330 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस फ्लाईओवर के 2.5 वर्षों में पूरा होने की उम्मीद है। फ्लाईओवर का निर्माण कार्य जीता एशिया कंपनी को सौंपा गया है। शिलान्यास समारोह में केंद्रीय विधायक के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। लोगों ने सरकार की नीति के अनुसार फ्लाईओवर निर्माण कार्य में 75% स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग की। इस पर सांसद ढुलू महतो ने मौके पर मौजूद कंपनी प्रतिनिधियों को निर्देश दिया है कि स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता के साथ रोजगार का अवसर दे, साथ ही निर्माण कार्य में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दे। उन्होंने कहा है कि यह फ्लाईओवर न केवल ट्रैफिक समस्या को कम करेगा, बल्कि शहर की कनेक्टिविटी और सुरक्षा में भी सुधार लाएगा। गिरिडीह में 11,000 वोल्ट के बिजली तार की चपेट में आने से अधेड़ की मौत, परिवार में मचा कोहराम। गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड अंतर्गत नवडीहा ओपी थाना क्षेत्र के कुरहो बिंदो गांव में गुरुवार दोपहर एक दर्दनाक हादसे में 48 वर्षीय अकबर अंसारी उर्फ यूनुस अंसारी की 11,000 वोल्ट के बिजली तार की चपेट में आने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक अकबर अंसारी अपने निजी जमीन पर नया मकान निर्माण करा रहे थे। मकान के ठीक ऊपर से 11,000 वोल्ट का नंगा तार गुजर रहा था। निर्माण कार्य के दौरान अचानक वह तार की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही नवडीहा ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक अकबर अंसारी अपने परिवार के अकेले कमाऊ सदस्य थे। उनके 2 बच्चे हैं, एक विवाह योग्य पुत्री और एक गूंगा पुत्र। हादसे के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग से मांग की है कि आवासीय क्षेत्रों के ऊपर से गुजरने वाले हाई वोल्टेज तारों को हटाया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
धनबाद में कोयला के धंधे में वर्चस्व को लेकर बाइक सवार अपराधियों ने की फायरिंग, जांच में जुटी पुलिस। धनबाद के गोंदोडी ओपी क्षेत्र के भोलानाथ बसरिया में गुरुवार को कोयला ट्रांसपोर्टिंग में वर्चस्व को लेकर अपराधियों ने दिन दहाड़े फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। अचानक हुई इस गोलीबारी से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। सूत्रों के अनुसार बाइक सवार 2 अपराधियों ने भोलानाथ बसरिया मैदान के पास पहुंचकर लगातार कई राउंड फायरिंग की। गनीमत रही कि इसमें कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ। घटना की सूचना मिलते ही गोंदोडी ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और हमलावरों को खदेड़ा। पुलिस ने घटनास्थल से एक जिंदा कारतूस और कई खोखे बरामद किए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ओपी प्रभारी राजन झा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। फायरिंग करने वाले अपराधियों को जल्द ही कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। प्रधान खांटा स्टेशन पर चलती ट्रेन से गिरा युवक, हावड़ा धनबाद एक्सप्रेस से उतरते समय हुआ हादसा, दाहिना हाथ ट्रेन की चपेट में आया। हावड़ा धनबाद ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस में एक हादसा सामने आया है। प्रधान खांटा रेलवे स्टेशन के पास चलती ट्रेन से उतरने के प्रयास में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से पहले ही ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रहा था, तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर गया। गिरने के दौरान उसका दाहिना हाथ ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। युवक के शरीर के अन्य हिस्सों में भी गंभीर चोट आई है। घटना की सूचना मिलते ही प्रधान खांटा पोस्ट के आरपीएफ हेड कांस्टेबल बिजली राम अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायल युवक को तत्काल प्राथमिक उपचार दिलवाया और उसे धनबाद के SNMCH भेजा, जहां उसका इलाज जारी है। घायल युवक की पहचान उसके बैग से मिले पहचान पत्र के आधार पर MD शमशेर अंसारी के रूप में हुई है। वह धनबाद के बलियापुर थाना क्षेत्र के सिंगिया टांड का निवासी बताया जा रहा है। निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद महिला की मौत, परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगा किया हंगामा, उचित मुआवजे की मांग। धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र स्थित सावित्री हॉस्पिटल में गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि यहां सीजेरियन डिलीवरी के बाद 22 वर्षीय प्रसूता सीलू देवी की इलाज में लापरवाही से मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। चंद्रपुरा निवासी मृतका के आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग की है। मृतका के पति गोपाल कुमार ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि सीजेरियन डिलीवरी के बाद उनकी पत्नी को मार दिया गया। उन्होंने दावा किया है कि सीजेरियन के कारण महिला का अंदरूनी अंग क्षतिग्रस्त हो गया था। इधर हंगामा होता देख अस्पताल के चिकित्सक और सभी कर्मी मौके से तुरंत फरार हो गए। स्टाफ के इस तरह भाग जाने से मरीज के परिजन और उग्र हो गए। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि परिजनों ने आक्रोश में आकर अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। गोपाल कुमार के अनुसार अत्यधिक रक्तस्राव होने के बावजूद मरीज को लगभग 4 से 6 घंटे तक अस्पताल में ही रोके रखा। जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई और मरीज की हालत अत्यधिक नाजुक हो गई, तब उन्हें सरकारी अस्पताल ले जाने के लिए कहा गया। ट्रिपल टेस्ट के आधार पर निकाय चुनाव की मांग को लेकर राज्यपाल व सीएम के नाम ज्ञापन। झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा के प्रमुख सदस्यों ने राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी को 13 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। इसमें ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए, वैश्य आयोग का गठन, जाति आधारित जनगणना, ट्रिपल टेस्ट के आधार पर निकाय चुनाव, पिछड़ा वर्ग मंत्रालय का गठन, छोटे दुकानदारों को 10 लाख रुपए तक की ऋण माफी, वैश्य समाज की लूटी गई जमीन वापसी, हत्या, लूट, रंगदारी पर रोक लगाने समेत अन्य मुद्दे शामिल हैं। इस दौरान केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहू ने कहा है कि वैश्य मोर्चा की आबादी 54% है। नगर निकाय चुनाव पर ओबीसी के लिए कराए गए ट्रिपल टेस्ट को वैश्य मोर्चा अपनी जीत मानती है। जिन निकायों में ओबीसी की आबादी 50% से अधिक है, उसे ओबीसी के लिए आरक्षित किया जाए। झारखंड में 15 नवंबर तक 8 जिलों में शीतलहर चलने का अलर्ट। झारखंड के 8 जिलों में कहीं कहीं 15 नवंबर तक शीतलहर चलने की आशंका है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग की ओर से राज्य के जिन जिलों में शीतलहर चलने की आशंका व्यक्त की गई है, उनमें झारखंड के पश्चिमी जिले जैसे कि पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा के अलावा इससे सटे मध्यवर्ती जिले रांची, गुमला, लातेहार और सिमडेगा शामिल हैं। वहीं इन दिनों राजधानी रांची सहित पूरा झारखंड कड़ाके की चपेट में है। ठंड की वजह से शाम होते ही सड़कों पर वाहनों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में कम दिखाई दे रही है। भारी ठंड के चलते लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में सबसे अधिक तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में और सबसे कम तापमान खुंटी में 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वही गुरुवार को रांची और आसपास के इलाकों में दिन भर मौसम साफ रहा। सुबह में भारी कनकनी महसूस हुई।
कल झारखंड स्थापना दिवस पर झारखंड वासियों को हॉस्पिटल, सड़क सहित कई योजनाओं का मिलेगा तोहफा। झारखंड सरकार अपने 25वें स्थापना दिवस के मौके पर कल झारखंड वासियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। झारखंड वासियों को डिग्री कॉलेज, हॉस्पिटल, सड़क, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, छात्रावास सहित कई योजनाओं का तोहफा मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल 15 नवंबर को रांची में होने वाले मुख्य समारोह में कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं, डिग्री कॉलेज, अस्पताल और अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान 5,992 करोड़ की 166 योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। सड़क दुर्घटना में उप प्रमुख के पति सह झामुमो नेता गंभीर रूप से घायल। लातेहार के बालूमाथ चतरा मुख्य मार्ग पर बरियातू चौक स्थित बजरंग मेडिकल के पास एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में बरियातू प्रखंड के उप प्रमुख निशा शाहदेव के पति झामुमो प्रखंड उपाध्यक्ष लाल आशीष नाथ शाहदेव गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद दोनों को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि हादसा तेज रफ्तार वाहन के अनियंत्रित होने से हुआ। डॉक्टर ने बताया कि युवक का सर और सर के कई हिस्सों में गंभीर चोट आई है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। सीएम हेमंत सोरेन से मिले के राजू और मंत्री इरफान अंसारी। राजनीतिक हालात और विकास के मुद्दों पर हुई अहम बातचीत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुरुवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय रांची में झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी के राजू और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने औपचारिक मुलाकात की। बैठक के दौरान झारखंड स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित हो रहे समारोह और विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। इसके साथ ही राज्य के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य, विकास योजनाओं और जनहित से जुड़े अहम मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। इस मुलाकात को राज्य के गठबंधन सहयोगियों के बीच समन्वय और संवाद को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राज्य भर में 1 करोड़ 9 लाख की बिजली चोरी, 1200 उपभोक्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज। झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड बिजली चोरी के खिलाफ ताबड़तोड़ छापामारी अभियान चला रहा है। मुख्यालय द्वारा राज्य भर में गठित 119 एंटी पावर थेफ्ट की टीम ने 11 और 12 नवंबर को कुल 7,894 ठिकानों पर छापेमारी की। इसमें 1200 उपभोक्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। इसमें 16,08,000 यूनिट बिजली चोरी का अनुमान लगाया गया है, जिसमें 1 करोड़ 9 लाख रुपए की बिजली चोरी में चली गई। इन उपभोक्ताओं के खिलाफ 1 करोड़ 89 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोका गया है। छापेमारी अभियान पुलिस महानिरीक्षक नरेंद्र कुमार सिंह के आदेशानुसार चलाया गया। झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने राज्य के सभी बिजली उपभोक्ताओं से अपील किया है कि बिजली चोरी कर रहे व्यक्तियों की संपूर्ण सूचना पता के साथ व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से महाप्रबंधक के मोबाइल संख्या 9431135515 पर दें। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम एवं मोबाइल नंबर गुप्त रखा जाएगा। झारखंड स्थापना दिवस, जोनल आईजी ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। झारखंड राज्य स्थापना दिवस के 25वीं वर्षगांठ को लेकर रांची पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। मुख्य कार्यक्रम दिनांक 15 और 16 नवंबर को मोरहाबादी मैदान में आयोजित किया जाना है। इस आयोजन के परिप्रेक्ष्य में रांची जोन के आईजी मनोज कौशिक ने विधि व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए गुरुवार को मुख्य आयोजन स्थल और अन्य संबंधित स्थलों का सुरक्षा निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद आईजी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का भी आयोजन किया गया। इस बैठक में रांची जिले के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए, जिनमें एसएसपी राकेश रंजन, ग्रामीण एसपी, सिटी एसपी, ट्रैफिक एसपी, इनके अतिरिक्त जिले के सभी डीएसपी भी बैठक में उपस्थित रहे। झारखंड स्थापना दिवस के दिन घर से निकलने से पहले चेक कर ले ट्रैफिक रूट, उठानी पड़ सकती है परेशानी। 15 नवंबर को होने वाले झारखंड स्थापना दिवस समारोह को लेकर राजधानी रांची के ट्रैफिक रूट में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। यातायात व्यवस्था में बदलाव को लेकर रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। 15 नवंबर को होने वाले झारखंड स्थापना दिवस को लेकर जारी किए गए ट्रैफिक प्लान में शहर में 15 नवंबर को सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे तक बड़े वाहनों की नो एंट्री रहेगी, जबकि सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि के 8 बजे तक शहर में छोटे मालवाहक और बड़े मालवाहक वाहनों का प्रवेश और परिचालन दोनों वर्जित रहेगा। इस दौरान शहर में ई रिक्शा का परिचालन भी पूरी तरह से बंद रहेगा। 15 नवंबर को रांची शहर की ओर आने वाली सड़कों से कार्यक्रम में भाग लेने वाले बड़े वाहनों को छोड़कर बाकी बड़े वाहनों के लिए अलग रूट निर्धारित किया गया है। बड़े वाहनों को एक निश्चित स्थान तक ही एंट्री मिलेगी। इसमें कांके से रांची आने वाले वाहन बोड़िया तक ही आएंगे। चाईबासा, खुंटी से रांची
रांची आने वाले वाहन बिरसा चौक तक ही आ पाएंगे, जबकि गुमला सिमडेगा से रांची आने वाले वाहन कटहल मोड़ तक ही आ पाएंगे। वही पलामू लोहरदगा से आने वाले वाहन ITI बस पड़ाव तक आ सकेंगे। वही जमशेदपुर से रांची आने वाले वाहन दुर्गा सोरेन चौक नामकुम तक आ सकेंगे। वही बुट्टी मोड़ की तरफ आने वाले वाहन बुट्टी मोड़ में ही पार्क होंगे। झारखंड हाईकोर्ट पेशा नियमावली पर सख्त, नियमावली की बाधाएं करे दूर, 3 सप्ताह में दाखिल करे स्टेटस रिपोर्ट, सचिव हुए पेश। पंचायत अधिनियम 1996 के तहत नियमावली बनाने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पंचायती राज विभाग के सचिव सशरीर कोर्ट में उपस्थित रहे। मामले में राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि पंचायती राज विभाग ने पेशा नियमावली का प्रारूप कैबिनेट कोऑर्डिनेशन कमेटी को भेजा था, लेकिन कमेटी ने उसमें कुछ त्रुटियां बताई थी। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि कमेटी द्वारा बताई गई त्रुटियों को दूर किया जा रहा है। 1 सप्ताह के भीतर संशोधित नियमावली दोबारा कैबिनेट कोऑर्डिनेशन कमेटी को भेजी जाएगी। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को 3 सप्ताह का समय देते हुए मामले में विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। सरायकेला में लापता दंपत्ति का शव बरामद, जमीन विवाद में पति पत्नी की हत्या कर शव दफना दिया था, 3 गिरफ्तार। सरायकेला पुलिस ने खारसावा थाना क्षेत्र से 3 नवंबर को लापता हुए एक दंपत्ति हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। SP मुकेश कुमार लुनायत ने गुरुवार को बताया है कि चैतन्यपुर निवासी ठाकुर सरदास और उनकी पत्नी चांदमणि सरदार की हत्या जमीन विवाद के कारण की गई थी। अपराधियों ने साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से दोनों शवों को गांव के पास घने जंगल में दफना दिया था। SP के अनुसार शिकायत मिलने के बाद पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही थी। तकनीकी विश्लेषण और गुप्त सूचना के आधार पर लोथो सरदार, गोंदो सरदार और बुंदिया सरदार नामक 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। उनकी निशानदेही पर गुरुवार को जमीन में दफनाए गए दंपत्ति का शव बरामद किया गया। बरामद शवों को पहले पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भेजा गया था। हालांकि वहां आवश्यक सुविधाओं के अभाव के कारण उन्हें जमशेदपुर के MGM अस्पताल स्थानांतरित कर दिया गया। DVC चेयरमैन और जिला प्रशासन के हस्तक्षेप से DVC बोकारो थर्मल का विवाद सुलझा। येस पाउंड से छाई उठाव पर बनी सहमति। बोकारो थर्मल स्थित दामोदर वैली कॉरपोरेशन DVC के 500 मेगावाट क्षमता वाले पावर प्लांट से येस पाउंड से छाई उठाव को लेकर संबंधित एक अस्थायी समस्या का समाधान जिला प्रशासन ने कर दिया है। प्लांट बंद होने का संज्ञान लेते हुए बोकारो उपायुक्त ने DVC अध्यक्ष के साथ इस मामले पर चर्चा कर समाधान की पहल की। इसके बाद गुरुवार को जिला प्रशासन के नेतृत्व में आयोजित एक बैठक में इस मामले का समाधान निकाला गया। जिला प्रशासन ने बताया कि इस दौरान प्लांट के संचालन या विद्युत उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। बोकारो उपायुक्त अजयनाथ झा के निर्देश पर अपर समाहर्ता मोहम्मद मुमताज अंसारी और बेरमो SDO मुकेश मछुआ ने गुरुवार को BTPS स्थित सभागार में DVC प्रबंधन और कार्मिक प्रतिनिधियों के साथ एक संयुक्त बैठक की। बैठक में येस पाउंड से छाई उठाव कार्य से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में तकनीकी समस्याओं को समझने, कार्मिकों की जायज मांगों को पूरा करने और निर्बाध उत्पादन सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक में सभी पक्षों के बीच बातचीत सकारात्मक रही। DVC प्रबंधन ने उपस्थित अधिकारियों को आश्वासन दिया है कि तकनीकी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा और कार्मिकों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। कार्मिक प्रतिनिधियों ने भी उत्पादन सुचारू बनाए रखने में सहयोग की बात कही। इस सहमति के साथ यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में तकनीकी या कार्मिक संबंधित किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के माध्यम से किया जाएगा। जन्म मृत्यु निबंधन में आई तेजी, रांची नगर निगम की नई पहल से काम हुआ आसान। रांची नगर निगम ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने के लिए नई पहल शुरू की है। अब लोगों को कम समय में बिना झंझट प्रमाण पत्र मिल रहे हैं। निगम का उद्देश्य है कि हर नागरिक को समय पर प्रमाण पत्र मिले, बिना चक्कर और बिना परेशानी के। कुछ महीने पहले जन्म और मृत्यु निबंधन के कई आवेदन लंबित थे। इस पर ध्यान देते हुए प्रशासक सुशांत गौरव ने एक नई और अनुभवी टीम बनाई। अब लंबित मामलों की संख्या में बड़ी कमी आई है। प्रशासक सुशांत गौरव ने कहा है कि हमारा लक्ष्य है कि पुराने सारे आवेदन जल्द निपटा दिए जाएं और नए आवेदनों पर तुरंत कार्रवाई हो। नागरिकों को तय समय पर सेवा देना ही हमारी जिम्मेदारी है। नसबंदी में पुरुष भी समान रूप से अपनी जिम्मेदारी निभाए, डॉक्टर इरफान अंसारी। रांची के नामकुम स्थित
IPH सभागार में राज्य स्तरीय पुरुष नसबंदी अभियान सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि परिवार नियोजन केवल जनसंख्या नियंत्रण का नहीं बल्कि स्वस्थ परिवार और सुरक्षित मातृत्व की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि पुरुषों की समान भागीदारी से ही यह प्रयास सफल होगा। डॉक्टर अंसारी ने सभी से इस अभियान को जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का आह्वान किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह अभियान राज्य के परिवार कल्याण कार्यक्रम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। परिवार नियोजन केवल जनसंख्या नियंत्रण का विषय नहीं है बल्कि यह स्वस्थ परिवार, सुरक्षित मातृत्व और खुशहाल समाज की दिशा में उठाया गया एक सशक्त कदम है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर बच्चा तैयारी के साथ इस दुनिया में आए और हर मां को सुरक्षित मातृत्व का अधिकार मिले। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 8,500 हेल्थ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली की जाएगी। बहनोई और चचेरे भाई ने मिलकर नाबालिग को दी खौफनाक मौत, छठघाट से किया था अपहरण। पलामू जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र के पोची स्थित छठघाट से 14 वर्षीय नाबालिग के अपहरण और हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। नाबालिग की हत्या उसके चचेरे बहनोई और चचेरे भाई ने मिलकर की थी। अपहृत पंकज कुमार यादव ने अपने चचेरे बहनोई को एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जबकि उसके चचेरे भाई के साथ उसका जमीन विवाद चल रहा था। चचेरे बहनोई अमित यादव को डर था कि पंकज यादव पूरे गांव और ससुराल वालों को इस मामले के बारे में बता देगा, जबकि चचेरा भाई संदीप यादव जमीन विवाद का बदला लेना चाहता था। इसके बाद अमित यादव ने नाबालिग पंकज यादव की हत्या की योजना बनाई। वहीं संदीप यादव के साथ मिलकर छठघाट से अपहरण की योजना भी बनाई। अपहरण के बाद दोनों ने पंकज यादव की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को नहर में फेंक दिया। तकनीकी जांच और कई बिंदुओं पर पूछताछ के बाद पुलिस ने पलामू के पिपराटांड थाना क्षेत्र के तितलगी निवासी अमित यादव और संदीप यादव को गिरफ्तार कर लिया। दोनों की निशानदेही पर शव भी बरामद कर लिया गया। एसपी ने बताया कि पंकज यादव की गला घोंटकर हत्या की गई। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल बाइक और 4 मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए हैं। पलामू में बीजेपी और जेएलकेएम के नेताओं के बीच मारपीट, बचाव करने गई पुलिस को मिली मारने की धमकी, 5 गिरफ्तार। जिम की पार्टनरशिप को लेकर बीजेपी एवं जेएलकेएम के नेताओं के बीच जमकर मारपीट हुई है। बीच बचाव करने गए पुलिस को भी जान से मारने की धमकी मिली है। इस दौरान पुलिस के जवान एवं अधिकारियों के साथ मारपीट की कोशिश हुई। इस पूरे मामले में 3 अलग अलग FIR दर्ज हुई है। मामला दर्ज कर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मेदिनीनगर टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि अनिकेत मेहता एवं प्रधान सक्सेना नाम के युवकों के बीच जिम की पार्टनरशिप एवं लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद में दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो रही थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद TOP2 के प्रभारी राकेश कुमार सिंह और ASI संदीप राम के नेतृत्व में पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारी एवं जवान मारपीट करने वालों को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। इसी क्रम में पुलिस जवानों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया एवं मारपीट की कोशिश की गई। इस दौरान पुलिस जवान एवं अधिकारियों को जान से मारने की भी धमकी दी गई। थाना प्रभारी ने बताया कि TOP2 के प्रभारी के आवेदन पर FIR दर्ज की गई है। अनिकेत मेहता एवं प्रधान सक्सेना ने एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाते हुए अलग अलग आवेदन दिया है। दोनों के आवेदनों पर अलग से FIR हुई है। थाना प्रभारी ने आगे बताया कि पूरे मामले में 3 अलग अलग FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने अनिकेत मेहता, अभिषेक मेहता, प्रधान सक्सेना, प्रभात कुमार एवं एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।